नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। आज कन्हैया लाल जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया था। अपने एक रिश्तेदार पर फोन पर बात करते हुए उनकी वो हंसी के ठहाके पूरे घर में गूंज रहे थे। अरे शर्मा जी, पढ़ाई में तो शुरू से ही होनहार था मेरा बेटा। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता था और हर साल स्कॉलरशिप लेकर आता था। उसकी पढ़ाई में लगन को देखते हुए मैंने उसका दाखिला बीए में कराया था। मुझे मालूम था कि वह एक दिन जरूर कामयाब होगा और देखो, यूनिवर्सिटी में टॉप करके उसने मेरे भरोसे को बखूबी कायम रखा। लो आ गई सब दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर। अच्छा शर्मा जी, मैं फ़ोन रखता हूँ। अपने बेटे प्रवीण को आता देख कन्हैया लाल जी ने फ़ोन रख और अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देख तो सुबह से बधाई देने वालों के फ़ोन आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए कन्हैया लाल जी की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। सामने खड़ी प्रवीण की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित हो रही थी, लेकिन अपने बेटे प्रवीण का चेहरा देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ कहना चाहता है। इतने में प्रवीण ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत है। अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं वह कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है। ऑस्ट्रेलिया, यह सुनकर मानो दोनों माता पिता कुछ पल के लिए रुक गए हों। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कुछ देर के लिए उनके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। फिर कुछ संभलकर उसकी माँ प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन बेटा, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। इतना कहने की देर थी कि प्रवीण भड़क उठा और माँ का हाथ झटक गुस्से से बोला, इसलिए केवल इसलिए ही मैं आपको यह बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था, और आज जब यह सपना हकीकत में बदलने जा रहा है तो मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहता। प्रवीण की बातें सुनकर उसके माँ और पिताजी दोनों की आंखों में एक अजीब सा दुख उभर आया। उन्हें लगा मानो वक्त सा थम गया हो। खुशी का माहौल गमगीन हो चुका था। वे दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जबकि प्रवीण अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था। माँ और पिताजी दोनों चिंता में डूब रहे थे। दोनों उस समय को याद करने लगे जब शादी के पूरे 10 वर्ष के बाद उनके पुत्र प्रवीण का जन्म हुआ था। कोई डॉक्टर, वैद्य या हकीम नहीं बचा था जिसकी दवा उन्होंने नहीं खाई थी। ऐसी कोई मंदिर या मजार नहीं बचा था जहां उन्होंने माथा ना टेका हो। तब कहीं जाकर उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था। एकाएक प्रवीण के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखने लगीं। भरे गले से प्रवीण की माँ बोली, बचपन में तो प्रवीण मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था, और यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सर पर उठा लेता था। 2 पल के लिए भी अपनी माँ से दूरी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, और जैसे ही आप नौकरी से लौट कर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और आपकी टांगों से कसकर लिपट जाता था। प्रवीण के पिता कन्हैया लाल जी भी उन सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे, वो दिन थे और एक आज का दिन है जब हमारा वही प्रवीण है हमें छोड़कर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है?
ऐसी ही गहरी सोच में गिरे हुए दोनों रात भर करवट बदलते रहे, लेकिन नींद उनकी आंखों को छू भी नहीं पाई। सुबह जब अपने कमरे से बाहर आए तो देखा प्रवीण तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछते, वो एक बैग में कपड़े रखने लगा। यह सब देखकर प्रवीण की माँ ने रुंधे स्वर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? तो प्रवीण बोला, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना होगा। मेरा दोस्त है ना नितिन, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उससे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मेरा काम निपटा लेता हूँ। इसी बहाने कुछ दिन में अपने दोस्त के साथ दिल्ली में भी घूम लूँगा। प्रवीण की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई तो उसके पिताजी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना जरूरी है? तो प्रवीण बोला, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा जिंदगी में पैसा तो सब कुछ नहीं होता। पिताजी फिर से बोले तो प्रवीण ने कहा, पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे विदेश जाने की बात सुनकर आप इतने नाखुश क्यों हैं। अभी कन्हैया लाल जी कुछ कहने ही वाले थे, तभी प्रवीण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी मैं जिंदगी भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह ही छोटी मोटी नौकरी कर जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर चल दिया और कन्हैया लाल जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने रह गए। माँ उसे नाश्ते के लिए पुकारती रह गई, लेकिन वह नहीं रुका। कुछ घंटे का सफर तय करके जब प्रवीण दिल्ली पहुंचा तो उसके मित्र नितिन उसके इंतजार में वहां पहले ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। नितिन उसे कार से अपने घर ले गया। नितिन का घर एक पॉश इलाके में था जो कि काफी बड़ा था, जिसमें अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। नितिन ने अपने दोस्त प्रवीण का परिचय अपने घर वालों से करवाया। नितिन ने अपने पिताजी को बताया कि प्रवीण विदेश में जाना चाहता है, इसलिए वो पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली आया है। नितिन के पिताजी को यह बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो तो तुम्हें यहीं रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो प्रवीण ने कहा, अंकल जी मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊं ताकि उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूं। एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने के उपरांत नितिन उसे अपने घर में बने गेस्ट रूम में ले गया। गेस्ट रूम बहुत ही आरामदायक था। काफी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने कमरा बना हुआ था जहाँ से रह रहकर खांसने की आवाज आ रही थी। बात करते करते नितिन भी बीच बीच में उस कमरे में आ जा रहा था। जब नितिन कुछ काम से घर से बाहर गया तो प्रवीण ने उठकर कमरे में झांका तो देखा वहाँ एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। प्रवीण भी उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बिठाया। थोड़ी देर उनकी कमर पर हाथ फेरा और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर प्रवीण को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी, फिर भी गिलास रखकर अपने हाथों का सहारा देते हुए उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाया। जहाँ एक और वो राहत महसूस कर रहे थे तो दूसरी वो प्रवीण को प्रश्न भरी नजर से देखे जा रहे थे। प्रवीण उनकी नजरों में छुपे प्रश्न को तुरंत समझ गया और बोला, जी मैं नितिन का दोस्त हूँ, आज ही दिल्ली आया हूँ। तो यह बात सुनकर बूढ़े दादाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और हाथ उसके सिर पर रखा। प्रवीण को उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक भी उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में नितिन के पिताजी अंदर आए और प्रवीण का हालचाल जानने लगे और दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे,
आप कैसे हैं? पिताजी खांसी में कुछ आराम आया तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन प्रवीण अपने दोस्त नितिन के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। दोपहर तक दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घर लौटे तो देखा कि नितिन का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। नितिन के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काट कर खिला रही थी और भैया उनकी टांग दबा रहे थे। घर पहुंचते ही नितिन भी उनका हालचाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखकर प्रवीण बहुत प्रभावित हुआ। वो गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का मौका मिला। साथ ही साथ वह यह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवारों में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। फिर वो भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादा और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना या उठकर बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही प्रवीण को भी बूढ़े दादा के साथ खास लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल उठता था। अपने दोस्त के घर आए हुए प्रवीण को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब प्रवीण सोकर उठा तो देखा कि बूढ़े दादाजी के कमरे में काफी लोग खड़े थे। प्रवीण तुरंत दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। वहां घर के सभी सदस्यों के साथ साथ और डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर साहब दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से खाना भी नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरें और झुर्री से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इतने में नितिन के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और आंसुपूरित आंखों से उन्हें कहने लगे, पिताजी अमित को फोन लगाऊं। यह वाक्य सुनते ही दादाजी ने आशा भरी नजरों से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों पानी भर आई। उनके चेहरे के संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ बोले अपने गर्दन को ना में हिला दिया और फिर आंसुओं से भरी अपनी आंखें बंद की तो उनके आंसू निकलकर तकिया को भिगोने लगे। दिन भर घर सभी लोग उनकी सेवा टहल में लगे रहे, लेकिन प्रवीण को रह रहकर मन में एक ही विचार आ रहा था, आखिर यह अमित कौन है जिसका जिक्र नितिन के पिताजी कर रहे थे। यह प्रश्न उस विचारों के दलदल में धकेल रहा था। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। परंतु वे फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उस समय तो किसी से पूछना प्रवीण ने उचित नहीं समझा। शाम को जब नितिन उससे मिला तो वो अपने आप को रोक ना पाया और इस सवाल का जवाब नितिन से जानना चाहा। तो नितिन ने उसे बताया कि अमित इन दादाजी का इकलौता बेटा है। यह सुनकर प्रवीण बहुत चक्का रह गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, तो अंकल इनके क्या लगते हैं? फिर नितिन ने बताया कि हम लोगों का इससे सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी यह हमारे लिए बहुत कुछ है। वो मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बड़े ही मृदुभाषी व्यक्ति थे और इस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वो जो कुछ भी है केवल उनके कारण है। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपये लिए भी उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि भी जगाई। दोनों दोस्तों की बात सुनकर नितिन के पिताजी भी कमरे में आ गए और प्रवीण से कहने लगे, प्रवीण बेटा, यह दुनिया बहुत खराब है। यहाँ सब रिश्ते मतलब के ही रह चुके हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है, जब मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। हैरानी की बात तो यह है, दादाजी को छोड़ दिया वो औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसे इतना पढ़ाया कि वो अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी कंपनी में
ऊंचे पद पर काम कर रहा है, लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहाँ जाकर अमेरिका की एक लड़की से ही शादी कर ली और वहाँ घर बसाकर वहीं का हो गया। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने माँ बाप को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ यह सदमा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। 3 वर्ष पहले उनका भी देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उन्होंने सोचा कि अब उनका बेटा उनके पास आ जाएगा और अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी पत्नी के देहांत के बाद तो वह नितांत अकेले रह गए। बेटा बहू पोता पोती सब लोग अमेरिका में खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए और मुझे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा दूं ताकि वो अपने बेटे के पास विदेश जा सकें। अपने आदरणीय शिक्षक को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हालत हुई थी मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैं उन्हें उठाकर अपने पास बिठाया, उन्हें चाय नाश्ता दिया। उनके बेटे को फोन लगाया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि कुछ समय बाद में पिताजी को ले जाऊंगा, और वह समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और इस घर में ले आया। मुझे पिता समान अपने गुरु का आशीर्वाद मिल गया। बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। तब से मैं भी उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करता हूँ। फिर भी उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। सोचने लगा कितने भले लोग हैं यहाँ, जिन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाने में सारी हदों को पार कर दिया। काश ईश्वर हर माता पिता को ऐसी संतान दे तो पूरी धरती स्वर्ग बन जाए। एक और तो नितिन उसके परिवार का बूढ़े दादाजी के प्रति प्यार देखकर उसे संतुष्टि का अनुभव हुआ, लेकिन दूसरी वो दुनिया के निर्दयी रूप का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में धंस रहा था। अभी वे दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादाजी के कमरे से करहाने की आवाज तेज होने लगी। आवाज सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से नितिन और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़े। प्रवीण सन्न रह गया, फिर अपने आप को संभालते हुए उठा और दादाजी के कमरे में गया। देखा तो दादाजी को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी। उनकी आंखें खुली की खुली थीं और अंकल उनके हाथों को अपने हाथों में लिए सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखे जा रहे थे। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कमरे में पहुंच चुके थे। वो उनके पैरों को सहलाने लगे और आंटी उनके मुंह में गंगाजल की बूंदें डालने लगी। वो चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर इस निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाया गया। पूरा शमशान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनके खून का रिश्ता हो। और सभी लोग केवल और केवल इंसानियत की खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जिन लोगों से उनका यह रिश्ता था उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि आज उनका कोई अपना जो उनसे जान से भी ज्यादा प्यार करता था इस दुनिया से विदा हो गया है। लेकिन खबर होती भी तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें, क्योंकि अगर फर्क पड़ना ही होता तो क्या वो आज ऐसी स्थिति में संसार से जाते। नितिन और उसके पूरे परिवार के साथ आज प्रवीण भी इस बुजुर्ग के भाग पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से पिघलाने लगी। शमशान की चिता पर लेटे बूढ़े दादा के चेहरे पर उसे अपने पिता का चेहरा नजर आने लगा और वो चेहरा नजर आते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसके विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गए थे, क्योंकि वे उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश ना जाने की फरियाद कर रहे थे।
सारी विधियां पूरी हो चुकी थीं और चिता को अग्नि देना बाकी था और यह काम नितिन के पिताजी द्वारा किया गया। चिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी फिल्म की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादा की अंतिम विदाई के साथ ही शायद प्रवीण भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे रहा था। उसके हृदय में अपने जन्मदाताओं के लिए प्रेम की नई कोपलें फूटने लगीं। इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो इधर से उसके पिता की करुणा और वेदना से सराबोर आवाज आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल यह एक वाक्य सुनने की देर थी कि प्रवीण की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। आ रहा हूँ पिताजी, वो केवल इतना ही बोल पाया और फोन रख दिया। उसके ठीक 2 घंटे के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसका दिल दोस्त नितिन उसे छोड़ने आया था। प्रवीण ने उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने घर में रहने का मौका देकर उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहां रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन पहुंच गई और प्रवीण भी अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे प्रवीण गुमसुम अपने ख्यालों में ही खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चों ने आकर्षित किया, जो तरह तरह की अटखेलियां कर रहा था और उसकी माँ उसे देखकर ही मन हंस रही थी। कभी वह बच्चा भागने लगता तो उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठ जाता और कभी गोद से उतरता। कुछ घंटों के सफर में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चों पर से नहीं हटाया था। यह सब देखकर प्रवीण को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। अब प्रवीण अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वो फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए भार को जैसे उसने उतार फेंका। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसी ने चेहरे पर पड़ने वाली तेज हवाएं उसके फैसले को जैसे सराहना दे रही थी। इसके साथ ही उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वो जीवन का अर्थ तथा मूल्य को और भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब प्रवीण अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहाँ खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़ी गौर से देखने लगा, लेकिन फिर सोचने लगा, यह वही तो घर है जहाँ उसका बचपन बीता था, जहाँ आज तक वह रह रहा था। लेकिन फिर आज इस घर को देखकर उसके मन में कुछ अलग सा आकर्षण क्यों हो रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन खिलखिलाने लगा। उससे वो हर बात याद आने लगी जो उसके इस घर से जुड़ी थी। उसके हृदय में भावनाओं की लकीरें हिलोर मारने लगी। उसके बाद जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर उसके माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु प्रवीण ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माँ पिताजी 4 दिन में ही चिंता के कारण सूखकर लगभग आधे हो गए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर प्रवीण का कलेजा मुंह को आने लगा। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो अपने माँ पिताजी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसके माँ पिताजी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्रवीण को हो क्या गया है। दोनों ने उसे इस तरह रोने का कारण पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर देने लगे। प्रवीण ने जब उसे अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वो लेटर गीला था। प्रवीण को समझते देर ना लगी। यह लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसकी माँ और पिताजी के आंसुओं के कारण भीगा है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और करुणा मिश्र स्वर में बोला, माँ पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गया था। और फिर से उनके गले लग गया। आज घर में प्यार और खुशी की आंसुओं का सैलाब आ चुका था। यह परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और जमीन पर पड़े उस अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे। आज पूरे घर में प्रवीण का यह वाक्य गूंजता जा रहा था, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।